Are you ready to learn the whole chapter with this mind map? क्या आप इस mind map से इस पूरे chapter को खत्म करना चाहते हैं? So the history chapter 1 of class 8, how, where and when, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, क्लास 8 का हिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 हम इस माइंड मैप से खत्म करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं with the introduction of history. In the history we will discuss the changes over a period of time. सालों में, हजारों सालों में और पास में क्या बदलाव हुए उसे हम पढ़ते हैं हिस्ट्री के इंट्रोडक्शन में और हिस्ट्री में। हिस्ट्री की डेफिनेशन, सिंपल डेफिनेशन, चेंजेस अबाउट द पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड हिस्ट्री। ओके, हिस्ट्री इज अ वर्ड टेकन फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। हिस्ट्री को एक ग्रीक वर्ड से लिया है, हिस्टे, विच मीन्स आई नो और आई हैव सीन। मुझे पता है या मैंने देखा है। अगर मुझे नहीं पता और मैंने नहीं देखा तो वो हिस्ट्री नहीं है। अगर उसका सबूत नहीं है तो वो हिस्ट्री नहीं है। Okay, so father of history is Herodotus. Herodotus is the father of history. Why? Because Herodotus ने ग्रीक और पर्शियन की पहले वो इंसान थे जिन्होंने किसी की लड़ाई के बारे में, युद्ध के बारे में लिखना चालू किया था, इसलिए उनको फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। तो इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्ट्री, दैट हिस्ट्री इज अ चेंजेस पीरियड ऑफ टाइम. हिस्ट्री इज अ वर्ड टेकन फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड हिस्ट्री which means I know or I have seen, and the father of history is Herodotus because he wrote the war between Greek and Persian. Now the features of history. What is the features of history? Based on evidence. Without evidence, history is not a history. It's just a story and it's just a mystery. So not a one story. हिस्ट्री में कभी भी हम किसी एक के बारे में नहीं पढ़ते हैं, हम हजारों लोगों के बारे में पढ़ते हैं। नॉट ओनली वॉट हैपन, वाई हैपन, उसमें सिर्फ हिस्टोरियन ये नहीं देखते कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा कब हुआ था, ये भी देखते हैं कि ऐसा हुआ क्यों था। नॉट ओनली वॉट हैपन, वी विल से हिस्टोरियन ऑल्सो सी वाई हैपन। नाउ कुछ गेम्स हैं जो अभी भी नहीं बदले, जैसे चेस और रेसलिंग जैसे गेम। तो क्या फायदा है हिस्ट्री को पढ़ने का? व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ हिस्ट्री? हमें अपने एंसेस्टर्स के नॉलेज, एक्सपीरियंस के बारे में पता चलता है कि जब इन्वेंशन ऑफ फायर नहीं हुआ था या डिस्कवरी ऑफ फायर नहीं हुआ था, इन्वेंशन ऑफ व्हील नहीं हुआ था, तो वो कैसी जिंदगी जीते थे और उसके बाद उन्होंने अपनी जिंदगी को कैसे ट्रांसफॉर्म करा। हमको हम फील कर सकते हैं कि हमारे एंसेस्टर की जिंदगी कैसी थी, जिस वजह से, क्योंकि पास्ट का प्रभाव तो पड़ता है। आज हम जो कुछ अपने एंसेस्टर्स की वजह से हैं, तो कैसी उनकी जिंदगी थी जिस वजह से आज हम ऐसी जिंदगी जी रहे हैं। ओके, सोशल इवल्स, समाज में बहुत सारे सोशल इवल्स थे, आज भी है, लेकिन पहले तो बहुत ज्यादा समाज में इवल्स थे। लोगों, औरतों को बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, सती प्रथा थी, विडो दोबारा रीमैरी नहीं कर सकते हैं, और चाइल्ड मैरिज, बहुत सारे कुरीतियां जिनसे कुछ महान लोगों ने, गैलेक्सी ऑफ इंडियंस ने लड़ाई करी, और जिसकी वजह से आज हम इतने फ्रीली अपने इंडिया में रह पा रहे हैं। तो उनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। अब हम उनसे बात नहीं कर सकते या हम उनके बारे में नहीं, उनसे कांटेक्ट नहीं कर सकते, उन्हें स्पेशली थैंक्स नहीं कह सकते, बट हम उनके एक्सपीरियंस को फील करके उनको रिस्पेक्ट दे सकते हैं और याद रख सकते हैं। अगर हम अपने पास से सीख सकते हैं, अगर हमने कोई गलती करी जो हम दोबारा नहीं करेंगे, जब हम अपने खुद के पास से सीख सकते हैं, तो हम हजारों लोगों के पास को पढ़ के कितना कुछ सीख सकते हैं। क्या आज हम पे कोई देश कैप्चरिंग कर सकता है, कैप्चर कर सकता है, इन्वेड कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि हमने अपने पास से सीखा है कि कैसे स्लेव नहीं बनना है और क्या गलतियां नहीं करनी है। ओके, म्यूचुअल टॉलरेंस करना, अगर हिंदू मुस्लिम यूनाइट नहीं होते तो इंडिया में फ्रीडम भी नहीं मिलती। तो म्यूचुअल टॉलरेंस को सीखना, हर एक चीज को सीखना भी हमें कौन सिखाता है? हिस्ट्री सिखाता है, बिकॉज इन द हिस्ट्री वी स्टडी अबाउट द चेंजेस पीरियड ऑफ टाइम। ओके, व्हाट इज द कॉलोनियल पीरियड? ब्रिटिश पीरियड को कॉलोनियल पीरियड भी बोलते हैं। ब्रिटिश पीरियड को कॉलोनियल पीरियड इसलिए बोलते हैं जस्ट बिकॉज ब्रिटिश डिवाइडेड द इंडियन प्रोविंसेस इनटू कॉलोनीज। उन्होंने कॉलोनाइजेशन कर दिया था इंडिया का, इसलिए इस पीरियड को कॉलोनियल पीरियड भी बोलते हैं। ओके, ब्रिटिश राज के पीरियड के बारे में बात करेंगे। जेम्स मिल, जेम्स मिल, ये इस चैप्टर में 4 इंपॉर्टेंट नाम है। पहले थे हेरोडोटस, दूसरे हैं जेम्स मिल। ये एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट, फिलोसोफर हैं जो ज्ञान देते हैं, जिन्होंने इंडिया की लिए बुक भी लिखी, द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया।
हाँ, यही थी इनकी बुक। उसके बारे में उसमें इन्होंने इंडिया की हिस्ट्री को 3 भागों में बाँटा। हिस्ट्री हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिशर्स। हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिशर्स, इंडिया की हिस्ट्री को इन्होंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। जो एशियन पीरियड था उनको हिंदू पीरियड बोला, मतलब उन्होंने इसको रिलीजन बेसिस पे बाँट दिया था। और जो मिडिवल पीरियड था उसको मुस्लिम पीरियड, और जो मॉडर्न पीरियड था उसको ब्रिटिशर्स पीरियड। इनके हिसाब से अकॉर्डिंग टू जेम्स मिल, इंडियन सिविलाइज्ड ही नहीं थे जब तक ब्रिटिशर्स इंडिया में कैप्चर नहीं किया। तब तक इनका कहना था कि इंडिया एक अनसिविलाइज कंट्री थी, इंडिया के लोगों को कुछ भी नहीं आता था, इंडिया के लोग सिर्फ कास्ट टैबू को लेकर लड़ रहे थे, बहुत सारे सोशल लेवल्स थे। अगर ब्रिटिशर्स इंडिया नहीं आते तो इंडिया कभी सिविलाइज नहीं होता। मेरा तो मानना था कि इंडिया के सारी टेरिटरीज को ब्रिटिशर्स को कैप्चर कर लेना चाहिए था, तो इंडियंस बहुत हैप्पी रहते, ऐसा जेम्स मिल का मानना था। तो आपका क्या मानना है जेम्स मिल के राय को लेकर, कमेंट में जरूर बताएं। ओके, तो मेरे हिसाब से जेम्स मिल 50-50 करेक्ट थे और 50 रॉन्ग भी थे। ओके, एंड फर्स्ट गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग, और लास्ट गवर्नर जनरल या वाइस रॉय थे लॉर्ड माउंटबेटन। जैसे आज पीएम सीएम देश को चला रहे हैं, वैसे ये अपने गवर्नर जनरल भेजते थे फॉरेन से, और फिर वो हमारे इंडिया को रन करते थे। नाउ मैपिंग पे आ जाते हैं। मैपिंग के लिए नाउ थर्ड इंपॉर्टेंट पर्सन रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव कॉल्ड, उस टाइम पे कॉलिंग नहीं थी, बट रॉबर्ट क्लाइव ने कॉल किया, बुलाया किसको, जेम्स रैनल को। जेम्स रैनल एक कार्टोग्राफर थे जिनको बुलाया गया। क्यों बुलाया गया? जिनको बुलाया गया इंडिया का मैप बनाने के लिए, बिकॉज रॉबर्ट क्लाइव को पता था किसी जगह पर कब्जा करना है, किसी अपनी टेरिटरी को और बढ़ाना है, तो मैपिंग तो जरूरी है। बिना मैप कि कैसे पता चलेगा कितनी जगह पर हमारा राज है और कितनी जगह पर और लड़ाई करके उसे कैप्चर करना है। तो इसके लिए उन्होंने बुलाया 65 समथिंग में जेम्स रैनल को। ये फोर्थ इंपॉर्टेंट पर्सन है, कार्टोग्राफर, जिनने इंडिया का मैप बनाया। और 1783 कुछ 18 सालों तक इंडिया में घूमने के बाद ब्राह्मण्स ने, आप एनसीईआरटी के फ्रंट पेज में ही इस चैप्टर में बुक में देख सकते हैं कि ब्राह्मण्स उनको अपने शस्त्र दे रहे हैं 1765 समथिंग में कि आप प्लीज इंडिया का मैप बनाइए। और इन्होंने अकबरनामा भी दी थी अबुल फजल की, जिसमें अकबर ने 4 प्रांगण चकलास में इंडिया को बांटा था, जो उनकी हिस्ट्री में, क्योंकि अकबर ने भी बहुत ज्यादा एरिया को कैप्चर किया था, तो उसके बेसिस पे भी उन्होंने इंडिया को मैप बनाने में हेल्प हुआ। कुछ जगह पे तो जेम्स रैनल बिल्कुल मरते मरते बच गए थे जस्ट बिकॉज उनकी मैपिंग की वजह से किसी सन्यासियों को लगा कि ये पता नहीं क्या कर रहा है, कोई खुफिया आदमी है करके मारने ही वाले थे, बट वो बच गए। और 1783 में उन्होंने इंडिया का अप्रॉक्स करेक्ट मैप बना लिया था। लास्ट हम पढ़ेंगे सोर्सेज। सोर्सेज नहीं है तो हिस्ट्री नहीं है, सोर्सेज नहीं है तो हिस्ट्री नहीं है। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज वो सोर्सेस होते हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर करके पहले के लोग बनाते थे, खुदाई में मिल जाते हैं, या कोई मॉन्यूमेंट या कोई बिल्डिंग्स को बोलते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। जैसे विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता में है, जैसे कि राष्ट्रपति भवन और गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में, ये सब ब्रिटिशर्स ने बनवाया था। इन सब से हमको क्या फायदा है? इन सब से ब्रिटिश हिस्टोरियंस को फायदा है कि वो उस टाइम पीरियड के बारे में जान सकते हैं कि ये विक्टोरिया मेमोरियल क्यों बनाया था, किस किस रानी के लिए बनवाया था, क्या इंपॉर्टेंस रखती थी वो रानी, और इंडिया में क्यों बनवाया, क्या देने के लिए, गेटवे ऑफ इंडिया क्यों बनवाया, ऑल ऑफ दिस। न्यू सिटीज इन शिमला, ये कुछ ज्यादा अच्छा काम किया था ब्रिटिशर्स ने शिमला को स्टैब्लिश करके। उनको शिमला जो प्लेस थी वो इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने सोचा कि यहाँ पर हमको शिमला जैसी एक अच्छी सी ब्यूटीफुल सिटी बनानी चाहिए। और शिमला को उन्होंने समर कैपिटल, अपनी समर कैपिटल, गर्मी में इंडिया में बहुत गर्मी पड़ती थी तो वो शिमला घूमने चले जाते थे, जैसा हम भी करते हैं। ओके, तो आफ्टर द गोरखा वॉर, जो नेपाल और ब्रिटिशर्स के बीच में हुई थी 1819 के बाद, उन्होंने शिमला को डेवलप किया, और उसके बाद शिमला में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट भी किया उन्होंने। ऑकलैंड स्कूल बनाया, लॉजेस बनाए, हॉल बनाए, और उन्होंने शिमला में कालका रेलवे टॉय ट्रेन वाला जो रेलवे स्टेशन है वो भी ब्रिटिशर्स ने बनवाया था। कॉइन्स हम देख सकते हैं कौन सा वाइसरॉय था,
था, कौन सा गवर्नर जनरल था, वो लोग अपने कॉइन्स, अपने सिक्के चलवाते थे। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल सोर्स है ब्रिटिश पीरियड के टाइम का। एक इंपॉर्टेंट बात मैं बता दूं कि जो मॉडर्न पीरियड में जितने सोर्सेज हैं उतने ना तो एशियन पीरियड के थे, ना मिडेवल पीरियड के थे, क्योंकि मॉडर्न पीरियड में ब्रिटिशर्स थे और प्रिंटिंग भी आ गई थी और पेपर्स की भी कोई कमी नहीं थी, इनकी भी कोई कमी नहीं थी, तो हर चीज लिखित रिकॉर्ड में थी, इसलिए सबसे ज्यादा सोर्सेज मॉडर्न पीरियड के ही है। न्यूज़पेपर सबसे ज्यादा स्टार्ट हो गए थे, ब्रिटिशर्स ने एजुकेशन स्टार्ट की, इंडियंस को एजुकेशन देना शुरू करी, क्योंकि उन्हें पता था हमारा काम निकलवाना है तो इनको हमारे चीजों के बारे में नॉलेज होना तो जरूरी है, इंग्लिश आना तो जरूरी है, इसलिए उन्होंने एजुकेशन स्टार्ट करी। रेलवे स्टार्ट की क्योंकि उनको अपना सामान यहाँ से वहां लेके जाना था। उन्होंने न्यूज़पेपर की स्टार्टिंग करी क्योंकि उनको अपनी कम्युनिकेशन स्प्रेडिंग बढ़ानी थी, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी ये चीजें उन पर ही भारी पड़ गई और इंडियंस ने पढ़ाई करके और एजुकेटेड होके फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में जानकर उनके ही विद्रोह कर दिया उनसे ही। तो कुछ टाइम्स ऑफ इंडिया सबसे पुराना न्यूज़पेपर, प्यूनर और केसरी जो लोकमान्य तिलक ने स्टार्ट किया था, ये इंडियन ने स्टार्ट किया था, लोकमान्य तिलक, जिनके नाम पे एक ट्रेन भी चलती है। उन्होंने इस न्यूज़पेपर को इसलिए स्टार्ट किया था क्योंकि ये चाहते थे कि देश के सभी लोगों के अंदर राष्ट्रीय भावना जागे, कोई भी डरे ना, और ये अपने कुछ पोयम, कुछ आर्टिकल से लोगों के अंदर देश भावना जगाते थे ताकि लोग ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट रिवोल्ट करे। और एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड, ब्रिटिशर्स हर चीज लिखित में लिखते थे, चाहे कोई संधि करे, चाहे कोई चीज कैप्चर करे, हर चीज इनके पास रिटर्न में रिकॉर्ड होता था। इन्होंने हमारा कोहिनूर भी लिया तो उस पर भी उन्होंने रिटर्न में गिफ्टेड में साइन करवाया था कि ये हम गिफ्ट कर रहे हैं ब्रिटिशर्स, तो हर चीज का इनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड होता था। उसे ये लोग आर्काइव्स, म्यूजियम, जो नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया दिल्ली में है, वहां पे भी बहुत सारे ऐसे रिकॉर्ड्स हैं जो ब्रिटिशर्स ने रखे थे। लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड हैं वो कभी भी ये नहीं बताते कि उस टाइम के इंडियंस क्या फील कर रहे थे, इनकी पॉलिसीज को मानना भी चाहते थे या नहीं, इंडिगो लगाना भी चाहते थे या नहीं, इनकी जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स थी, इनकी जितनी भी पॉलिसीज थी वो मानना भी चाहते थे। एक्चुअल फीलिंग्स जो इंडियंस की थी वो एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड कभी नहीं बताते। और सर्वे करवाते थे, सेंसस करवाते थे, पॉपुलेशन सर्वे करवाते थे, जूलॉजिकल सर्वे करवाते थे, बॉटनी सर्वे करवाते थे, क्योंकि इनको पता था यहाँ कौन सी खेती कर सकते हैं, किस चीज का किस रिसोर्स। इंडियंस उनके लिए सिर्फ एक रिसोर्स थे, कितना फायदा उठा सकते हो, कितना काम करवा सकते हो, बस करवा लो। सर्वे करवाते थे इसके लिए। और प्रिंट एज अ रिसोर्स, टाइम पे अच्छी खासी प्रिंटिंग आ गई थी तो वो भी एक अच्छा रिसोर्स था, लेकिन कई बार प्रिंटिंग भी हमको उल्टी पड़ जाती थी। किसी प्रिंटिंग में पता चल रहा है कि इंडियन सिपाही लूट का माल चोरी कर रहे हैं, किसी प्रिंटिंग में दिखा रहे हैं कि ब्रिटिशर्स सिपाही, म्यूटिनी सिपाही वो होते हैं जो इंडिया के होते हुए भी ब्रिटिश आर्मी में थे। क्यों होते थे? क्योंकि उनके पास काम नहीं था और ब्रिटिशर्स ने आधे से ज्यादा इंडियंस को अपनी आर्मी में रखकर रखा था। तो इस माइंड मैप से हमने इस पूरे चैप्टर को, क्लास 8 के फर्स्ट हिस्ट्री चैप्टर हाउ, वेयर एंड व्हेन को खत्म कर दिया है। इस चैप्टर का माइंड मैप भी आपको मिल जाएगा। इस चैप्टर के पीपीटी जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन वाला जो पूरा चैप्टर मैंने एक्सप्लेन करा है वो भी आप देख सकते हैं। और इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज कमेंट डाउन। थैंक यू सो मच।